गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें बैटरी के थ्रू हम चार्ज करेंगे तो यहाँ पे बैटरी कुछ वर्क करेगा उसको चार्ज करने में। तो जो वर्क करता है वही वर्क उसमें एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे तीन डायग्राम हमने दिखाया है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस है C, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है कैपिटल V वोल्ट के साथ, और यहाँ पे एक की है जो अभी ऑफ है। जब हम की को ऑन करते हैं तो सपोज t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने की को ऑन किया तो यहाँ पे चार्ज जाना स्टार्ट होगा और इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ से चार्ज किया तो इस प्लेट पे प्लस और यहाँ पे माइनस चार्ज को इंड्यूस करेगा और फिर वापस चार्ज बैटरी में। तो t इक्वल टू 0 पे जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच को ऑन किया तो कुछ चार्ज यहाँ पे गया। उसके बाद जब यहाँ पे कुछ चार्ज जाने की कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये बैटरी यहाँ पे अब वर्क करेगा उस चार्ज को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो हम मानते हैं कि आफ्टर t सेकेंड बाद इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हुआ वो है स्मॉल प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और अभी भी यहाँ पे चार्ज कलेक्ट हो रहा है। तो उस समय जब इसमें चार्ज प्लस क्यू था उस समय मान लिया इसका पोटेंशियल कितना था, स्मॉल v। अब तो स्मॉल v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q बाई c। तो अब ये बैटरी यहाँ पे सपोज एक छोटा सा चार्ज और भेजता है कितना, dq। तो छोटा सा चार्ज जब यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो बैटरी यहाँ पे कुछ वर्क करेगा। तो छोटे से चार्ज को यहाँ पे प्लेस करने पे जो बैटरी यहाँ पे वर्क करेगा वो मान लो कितना वर्क किया है, dw। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास w बाई क्यू। तो यहाँ पे चार्ज को प्लेस करने कितना, dq। तो इस छोटे से चार्ज को प्लेस करने में वर्क कितना करना पड़ा, dw। तो स्मॉल v इज इक्वल टू dw बाई dq। यहाँ से dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल v इंटू dq। तो एट एनी इंस्टेंट इसमें जो हमने dq चार्ज प्लेस किया, सिर्फ dq चार्ज को, इस dq चार्ज को प्लेस करने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ा। इनिशियली चार्ज कितना था, यहाँ पे 0 था। अब फाइनली जब हमने यहाँ पे इसको फुल चार्ज कर दिया तो मान लिया कितना चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर किया। तो इससे ज्यादा ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, कैपिटल V। तो देखो छोटे से चार्ज को जब हमने रखा तो वर्क कितना करना पड़ा, ऐसे ही छोटे छोटे से चार्ज हम यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे और टोटल चार्ज कितना कर देंगे, कैपिटल Q। तो हर छोटे से चार्ज को रखने में जो वर्क करना पड़ा वो इतना। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा चार्ज कैपिटल Q तक। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल dw। कहां से कहां पे वर्क कर रहे हैं, जब चार्ज 0 था उस समय से लेके जब चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q, उस समय तक। तो यही जो वर्क है उस समय यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल dw का वैल्यू है स्मॉल v इंटू dq, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल Q। और v का वैल्यू इंटरमीडिएट स्टेट में, तो बीच के किसी स्टेट में v इज इक्वल टू कितना है, स्मॉल q बाई c। v का वैल्यू पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू कैपिटल Q, q बाई c इंटू dq। तो w इज इक्वल टू 1 बाई c कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल Q, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे तो q इंटू dq। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो w इज इक्वल टू 1 बाई c और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू कैपिटल Q। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट
W इज इक्वल टू 1/c कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0/2। तो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो इतना वर्क करना पड़ा किसी भी चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। और कितना हमने यहाँ पे चार्ज स्टोर किया, कैपिटल Q। तो ये फॉर्मूला जो है, जो यहाँ पे वर्क किया गया, यही वर्क यहाँ पे एज ए एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो U इज इक्वल टू हाफ कैपिटल Q स्क्वायर बाई C। तो ये एक फॉर्म हो गया आपका एनर्जी स्टोर का। तो हमको पता है कैपिटल V इसके क्रॉस वोल्टेज है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q, कैपेसिटेंस कितना है, C। यहाँ से हम कैपिटल V इज इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल Q बाई C। तो यहाँ से कैपिटल Q इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल V इंटू C। तो Q का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो U इज इक्वल टू हाफ कैपिटल V स्क्वायर इंटू C स्क्वायर बाई C। ये C से C कैंसिल आउट, तो U इज इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया एनर्जी स्टोर का। अब इसमें एक फॉर्म और है, थर्ड फॉर्म। तो इस बार हमने Q का वैल्यू पुट किया था, इस बार हम यहाँ से C का वैल्यू निकालेंगे। तो C का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, C इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई V। और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C का वैल्यू है कैपिटल Q बाई V। तो ये Q से स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये भी ऊपर आ गया। तो U इज इक्वल टू हाफ V इंटू Q। तो ये तीन फॉर्म आ गए एनर्जी स्टोर के। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमको चार्ज और कैपेसिटेंस पता है, और इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज पता है, और इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब हमें वोल्टेज एंड चार्ज पता है। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। तो ये था हमारा पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब आता है नंबर 2 पे स्फेरिकल कैपेसिटर। नंबर 2 स्फेरिकल कैपेसिटर, या फिर इसी को बोल सकते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पे मेजर करते हैं एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, और इस स्फीयर पे हम चार्ज दे रहे हैं सपोज कैपिटल Q। तो जब ये चार्ज यहाँ पे देंगे तो इसकी आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता था, एक प्लेट में प्लस चार्ज आता था और दूसरा माइनस चार्ज। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज वाला है वो इंफिनिटी पे एज्यूम किया जाएगा। वो कहाँ पे एज्यूम किया जाएगा, इंफिनिटी पे ही वो माइनस चार्ज स्टोर है। तो अब यहाँ पे इस स्फीयर की सरफेस पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो हम लोगों ने देखा था इसके सरफेस पे जो वोल्टेज होता है 1/4πε0 कैपिटल Q बाई R। तो यहाँ से अगर हम कैपिटल Q बाई V का वैल्यू निकालते हैं तो 4πε0 इंटू R, और Q बाई V का जो वैल्यू है वो है कैपेसिटेंस, तो 4πε0 इंटू R। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट होना है, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज एक दूसरे के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने दो स्फेरिकल कंडक्टर लिए हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर ये है और एक दूसरा ये है।
इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो इनिशियली हमने यहाँ पे चार्ज कितना दिया Q1 और यहाँ पे चार्ज कितना दिया Q2। तो इसका जो स्फीयर है इसका कैपेसिटेंस एज्यूम करते हैं कितना है C1 और C1 का अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 की अगर बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब इस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा मान लिया V1 तो V1 इज इक्वल टू U1 बाई C1 और इस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 इज इक्वल टू U2 बाई C2। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इन दोनों स्फीयर को एक वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाते। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होगा तब तक कि दोनों के चार्ज सेम नहीं हो जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों स्फीयर का जो शेप है वो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रेडियस R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है। तो हम ये नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं कि चार्ज तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि दोनों में चार्ज इक्वल हो जाए। हमने इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में इसमें पढ़ा था कंडक्शन मेथड। तो उसमें हमने देखा था कि जब हम एक चार्ज स्फीयर को दूसरे चार्ज स्फीयर के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है और तब तक होता है जब तक कि दोनों के बॉडी में चार्ज सेम नहीं हो जाते। लेकिन ये तब होता था जब दोनों बॉडी क्या हो सेम साइज की हो। यहाँ पे जो बॉडी है वो सेम साइज की नहीं है, डिफरेंट साइज की है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच करते हैं तो यहाँ पे सेम चार्ज होंगे। हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ जब टच करते हैं तो इनके पोटेंशियल सेम होंगे। तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो ये बॉडी को जब इस बॉडी के साथ हमने टच किया या कनेक्ट किया तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, इधर से इधर या फिर इधर से इधर। ये डिपेंड करेगा इन दोनों के वोल्टेज V1 एंड V2 पे। अगर V1 ग्रेटर देन है V2 से तो चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। या फिर अगर V2 ग्रेटर है किससे V1 से तो चार्ज यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि V1 ग्रेटर देन है V2 से तो चार्ज फ्लो हमारा ये होगा चार्ज फ्लो मतलब इस स्फीयर से इस स्फीयर में चार्ज फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अब मान लिया जब पोटेंशियल सेम हो गए तो यहाँ पे चार्ज जो बचा Q1 डैश, यहाँ पे चार्ज जो हो गया वो Q2 डैश। इसका कैपेसिटेंस अभी भी C1 है क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है। तो रेडियस तो अनचेंज है तो इसका कैपेसिटेंस C1 ही रहेगा और इसका C2 ही रहेगा। अब दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, कॉमन पोटेंशियल V। तो V का वैल्यू जो होगा यहाँ पे इस स्फीयर के लिए होगा Q1 डैश बाई C1 और इस स्फीयर के लिए होगा Q2 डैश बाई C2। अब यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होगा हाफ C1 V स्क्वायर और यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो इनिशियल अगर हम चार्ज की बात करें, इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल टू कितना है Q1 प्लस Q2। तो अगर हम Q1 का वैल्यू यहां से निकालें तो हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू V1 इंटू C1 और Q2 का वैल्यू अगर यहां से निकालें तो Q2 इज इक्वल टू V2 इंटू C2। तो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो होगा V1 C1 प्लस V2 C2। फाइनल टोटल चार्ज की अगर बात करें टोटल चार्ज वो है हमारा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो अगर हम यहाँ से Q1 डैश का वैल्यू निकालते हैं तो Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा V इंटू C1 और Q2 डैश का वैल्यू अगर निकालें तो हो जाएगा V इंटू C2। तो वैल्यू पुट करें V इंटू C1 प्लस V इंटू C2। अब अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन
कंजर्वेशन इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल टोटल चार्ज, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल टोटल चार्ज था वही फाइनल टोटल चार्ज हुआ, क्योंकि कहीं एक्स्ट्रा चार्ज तो आया नहीं। इसका मतलब इनिशियल टोटल चार्ज कितना है, ये V1 C1 प्लस V2 C2 इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। तो फाइनल टोटल चार्ज हमारा ये VC1 प्लस VC2, तो यहां से V कॉमन हो जाएगा क्योंकि C1 प्लस C2, तो यहां से कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू कैपिटल V इक्वल टू E1 C1 V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये फॉर्मूला होगा। और अगर हमें वोल्टेज और कैपेसिटेंस पता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर अगर हमको ये चार्ज पता होते हैं Q1 और Q2 तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता है। देखो V1 C1 की जगह पे हम लिख सकते हैं Q1 और V2 C2 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे जब चार्ज एक स्पेस से दूसरे स्फीयर में फ्लो करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि ये जब चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस में कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर हम यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी निकालें लॉस ऑफ एनर्जी, तो देखो अगर हम इनिशियल टोटल एनर्जी की बात करें U इनिशियल इज इक्वल टू बाई U1 प्लस U2, और U1 U2 का अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल टोटल एनर्जी। इतना एनर्जी पहले स्टोर था जब हमने कनेक्शन नहीं किया था, और जब हमने कनेक्शन कर लिया तब एनर्जी जो हमारे पास है मतलब फाइनल एनर्जी इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये हो गया फाइनल एनर्जी। तो अब कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा, तो देखो इनिशियल जो एनर्जी था वो हमारा U1 प्लस U2 था। अब जब हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और इस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एनर्जी कुछ लॉस हो गया, और फाइनली इतना एनर्जी स्टोर हुआ U1 डैश प्लस U2 डैश। इसका मतलब पहले का एनर्जी ज्यादा था क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गया, इसका एनर्जी क्या है, कम है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी में से फाइनल टोटल एनर्जी हम सेपरेट कर देंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकल आएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U से रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो देखो डेल्टा U इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी, तो हमारे पास था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस हाफ ये C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और कॉमन वोल्टेज यहाँ पे V जो था हमारा कॉमन वोल्टेज था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला देखो V इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ
C1 प्लस C2 V स्क्वायर को कॉमन ले लें और अब ये V का वैल्यू यहाँ पे, ये V का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, V का वैल्यू ये C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, इसको लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 से इसका होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। देखो यहाँ पे 1/2 और 1/2 ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। तो अब यहाँ पे C1 C2 एलसीएम ले लेंगे, तो हाफ C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो C1 C2 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे पहले C1 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे के साथ करेंगे, तो हाफ तो देखो C1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो इसके साथ करेंगे तो C1 इंटू C1, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसका C1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा C2 C1 V1 स्क्वायर, फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2, ये आएगा हमारा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, ये देखो प्लस का है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, कैंसिल आउट। उसके बाद ये C2 V2 स्क्वायर स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो C2 V2 स्क्वायर और ये C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बचा C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2, तो यहाँ पे हाफ देखो C1 C2 और ये C1 C2 कॉमन ले लेंगे, तो C1 C2 बाहर आ गए अपॉन C1 प्लस C2। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे V2 स्क्वायर, यहाँ पे V1 स्क्वायर और यहाँ पे माइनस
2v1 v2। तो इस चीज को हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाफ c1 c2 c1 प्लस c2, और इसको हम लिख सकते हैं v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो देखो हमने v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिखा क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि जो v1 है वो ग्रेटर है किससे, v2 से, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अगर हम एज्यूम करते हैं v2 ग्रेटर है किससे, v1 से, तो हम इसको लिख सकते थे v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।